हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। अगर आप चैनल पर न्यू है, प्रीवियस वीडियोस आपने मिस किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूर्तिकारों ने पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांस्य को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने में कार्य आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सीरे पैरदू यानी लुप्त की प्रक्रिया सीख लिए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मोहनजोदड़ो से मिली हुई है ना डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल किस में बनाई गई है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक सीरापर्दू में। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता, टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांस्य प्रतिमा भी कहा जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे पकाने, खाने पीने आदि के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा है। आज की जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, जिसे बोलते हैं नर्तकी की प्रतिमा, सबसे प्राचीन कांस्य मूर्तियां मानी जाती हैं, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है। ऐसे ही अनेक छोटे छोटे प्रतिमाओं का प्रमुख समूह दायमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। यह पकाई गई एक रथ, अच्छा ये वाली बहुत फेमस है, पकाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसमें पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं, जिसकी जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा से दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बात बताई जाती है। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकला पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ वृषभदेव की प्रतिमा निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जा सकता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केश में दिखाए गए हैं और आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे ना, जिसमें से 23वें नंबर पर है जिनकी सवारी सर्प है। उनका नेम था नेमनाथ। देखिए, आदिनाथ का तो सवारी हो गया ऋषभ। ठीक है, पाशर्वनाथ थे, पाशर्वनाथ। पाशर्वनाथ का क्या था? सर्प था। इनकी सवारी सर्प, ये 23वें नंबर पे। और लास्ट तीर्थंकर 24वें नंबर वाले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। ये प्रतिमा देखिए, कालियामर्दन चोल कालीन कांस्य में बनाई गई है। कालियामर्दन, यहाँ देखिए स्नेक टाइप में कुछ है, सांप, इन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखे हैं।
पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्कल्पचर देखेंगे। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली है, जिसका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थीं और बाद में उसमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं। उन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इस प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अन्य स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। वडोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिससे तीर्थंकर को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थंकर अकेले ही 3 से 24 तीर्थंकर के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों तथा यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी, बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं से 6वीं 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया। यहाँ परिधान, पहले स्कल्पचर देख लीजिए फिर आगे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक है शिव परिवार, 10वीं शताब्दी बिहार से मिला है। गणेश 7वीं शताब्दी का कश्मीर से। दिस वन इज गणेशा, पिक्चर देखकर ही पता चल रहा है। और ये है शिव परिवार, शिवा फैमिली। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली भी देख लीजिए, बहुत फेमस है। देवी बहुत फेमस है चोल काल की। एक तो नटराज वाला पूछा जाता है, दूसरा देवी। ये वाला स्कल्पचर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए और उसका दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुन्नटें पकड़ी हुई हैं। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर नखटों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति का मानव शरीर बड़े चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म के भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। ये आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीक होती है। धानेश रखेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं में परिधान की तह मथुरा शैली जैसे ही बनाई गई, यानी उनमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देते। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है ये सुल्तानगंज की मूर्ति। बिहार से प्राप्त प्रतिमा पाया जाता है, जो कि काफी बड़ी संख्या
काफी बड़ी बड़ी कांस्य की प्रतिमाएं हैं। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रामाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन हैं। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रतिष्ठित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र हैं। पूछा जाता है सुल्तानगंज से जो मिली हुई है उसके बुद्ध के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इन हिस्से पर सतह प्रवाही रेखा दिखाई देती है। लुप्त मोम प्रक्रिया जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग में पिघलाया जाता है और फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ यह पुनर्ठोस हो जाता है। फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं, जिससे मोम तार धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा आकृति के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी से ढके सांचे को आग पर रखने देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नालिकाओं में नीचे की ओर बहती हैं और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती हैं। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की सतह गंभीरतापूर्ण संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी एवं रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग होता है। ये देख लें, ये बनाई जा रही है ना कांस्य प्रतिमा। काफ़ी फाइन बनाते हैं। ऑफ कोर्स मेहनत लगेगा, देखने में ही लग रहा है, फिर बनने के बाद उसे शार्प किया जाता है, फिनिशिंग दिया जाता है। और ये है गणेश 7वीं शताब्दी का कश्मीर से जो मिला हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्ट वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबाह थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे और बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया था। हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट लाइन है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं।
इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी की बनी पाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर नई प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह पाया गया है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित है और ऐसे चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु के चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती या केंद्रीय मुख्य वासुदेव का होता है और बाकी दो मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही हैं। ये देख लें आप, ये भी फेमस स्कल्प्टर रहा है। कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश से मिला हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नटराज। पहले पिक्चर देख लीजिए, नटराज चोलकालीन 12वीं शताब्दी की, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार के मूर्तिकार गुप्तकाल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गई। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की प्रतिमा, तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। तारा देवी का इवन नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ा कमलनाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की टेक्निक और परंपरा देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुलता में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अन्य सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गईं। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम टेक्निक और कला आज भी दक्षिण भारत, विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सोवियान महादेवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसका? सोवियान महादेवी का नाम। देखिए, एक नटराज और एक उमा देवी, ठीक है, उमा की प्रतिमा, उमा देवी कह रही, उमा की प्रतिमा और नटराज की प्रतिमा चोल डायनेस्टी में, आपको इसको भूलना ही नहीं है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले नटराज का। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसकी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासीत की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव
यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने के घोतक हैं। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। कैसे है? अभय हस्त मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिनी हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इसे जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी है। तथापि शिव अपने अनंत भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। पिक्चर एक बार और देख लीजिए, भूलना नहीं है आपको। एक उमा की प्रतिमा और दूसरा चोल काल से नटराज की प्रतिमा, ये दोनों बहुत फेमस हैं। और ये स्कल्प्टर है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। 8वीं शताब्दी में पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमा में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। उनकी दाहिना हाथ कैसा है? आचमन मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि शिव विस्पान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और सहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस रूप में भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रहीं। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं का नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदरम मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें परिग्रहण यानी विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव वर अपनी दाहिनी हाथ बढ़ाकर पार्वती वधु के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलन रूप को अत्यंत कौशल रूप के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंगी मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति में शाश्व बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गईं, जिनमें कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानियों तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने उसको वास्तविक चेहरों की विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।
आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की यह भावना शरीर के अन्य अंग के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानी को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपके विचार से क्या कांस्य की ढलाई की टेक्निक एक सतत प्रक्रिया है और इसका विकास आने वाले समय तक फैला हुआ है? आने वाले समय तक कैसे हुआ? भारत में पत्थर और धातु की मूर्तियां बनाने की कला साथ साथ चलती रही। आपकी राय में इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच टेक्निक, शैली और कार्य उपयोग की दृष्टि से क्या-क्या समझाए और अंतर है? क्वेश्चन थर्ड है, चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं को सर्वाधिक परिष्कृत क्यों माना जाता है? एंड द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, चोल काल के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से पाई गई कांस्य प्रतिमाओं के मुद्रित चित्र खोजें। अच्छा, ये वाला देख लिए थे ना, एलिफेंट वाला भी। चलें, सो फाइनली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ, लेसन 8, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।